दोस्तों, एसएसबी इंटरव्यू पर्सनालिटी का टेस्ट है और आखिरकार अगर आप पर्सनालिटी पर काम करते हो तो फिर आपका रिकमेंडेशन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आखिरकार पर्सनालिटी डेवलपमेंट क्या चीज़ है, इसका इंग्लिश से कितना रिलेशन है, नेचर और नर्चर में क्या डिफरेंस होता है, आपके अंदर पर्सनालिटी के बिग 5 ट्रेट्स क्या होते हैं, माइंडसेट कितने टाइप का होता है और इसको कैसे बदला जा सकता है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का आपके पर्सनल लाइफ में और आपके एकेडमिक लाइफ में क्या बेनिफिट्स हो सकता है, वो सारी चीज़ें आज के वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। तो ये सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पर्सनालिटी की डेफिनेशन से कि आखिरकार पर्सनालिटी की डेफिनेशन है क्या। क्योंकि यूजुअली बच्चे तो ऐसा सोचते हैं कि सर इंग्लिश बोलना ही जो है वो सिर्फ और सिर्फ पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, बट ऐसा नहीं है। तो ये स्टार्ट करते हैं कि सर आखिरकार पर्सनालिटी डेवलपमेंट में पर्सनालिटी का डेफिनेशन क्या है। सो पर्सनालिटी का डेफिनेशन है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स, आपका बिहेवियर, आपके थॉट्स और आपके इमोशनल पैटर्न्स। ये चारों चीज़ों से मिलकर के आपकी पर्सनालिटी बनती है। आपकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आप सुबह कब उठते हैं, आप उठने के बाद आप किस किस टाइप की एक्टिविटीज़ को अपनी प्रायोरिटीज़ में रखते हैं, आपका पढ़ाई को लेकर के क्या वैल्यूज़ आप निभा रहे हैं, परिवार को लेकर के आपके क्या वैल्यूज़ हैं, साथ में आपके बिहेवियर जो है, आपका बिहेवियर अपने टीचर्स के साथ कैसा है, अपने क्लासमेट्स के साथ कैसा है, अपने फ्रेंड्स के साथ कैसा है, अपने पेरेंट्स के साथ कैसा है, साथ ही साथ आपके थॉट्स कैसे हैं, आखिरकार आपके दिमाग में विचार आते कैसे हैं। एसएसबी जाना है तो किस टाइप के माइंडसेट को लेकर के आप आगे बढ़ते हो, और साथ ही साथ आपके इमोशनल पैटर्न्स कैसे हैं। क्या किसी बंदे को तकलीफ में देख करके आपका उसको हेल्प करने का मन होता है, या फिर उलझा रहने दो, यही विचार करके आप आगे बढ़ जाते हो। इन चारों चीज़ों से मिलकर के आपकी पर्सनालिटी बनती है। सो जब हमारे पास गुड कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बिहेवियर जब हमारा अच्छा होगा, हमारे थॉट्स एकदम हाई क्लास होंगे, ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स हमारे होंगे, और जब हम इमोशनली स्टेबल होंगे तो हम एक ओवरऑल अच्छी पर्सनालिटी कहलाएंगे। अब आगे चलते हैं कि आखिरकार इस पर्सनालिटी का क्या बेनिफिट है पर्सनल लाइफ में और साथ ही साथ हमारे एकेडमिक लाइफ में। चूँकि हम लोग जितना भी एकेडमिकली पढ़ाई कर रहे हैं, ये पढ़ाई लिखाई हमारी पर्सनल लाइफ को अच्छा करने के लिए ही तो है। सो पर्सनल लाइफ में एक अच्छी पर्सनालिटी का क्या फ़ायदा है। सबसे पहली चीज़, अगर आपकी पर्सनालिटी अच्छी है तो ये आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है। आप जहाँ चाहें वहाँ खड़े होकर के बोल सकते हैं। आप जिस भी काम को हाथ में लेते हैं उस काम को ख़त्म करने के बाद ही उस काम को आप छोड़ते हैं। आपने अगर सोच लिया है कि आपको 5 मिनट्स बोलना है तो यू विल बी एबल टू स्पीक फॉर द नेक्स्ट 5 मिनट्स, बिकॉज आप अपने आप को जानते हो। सेकंड बेनिफिट है इम्प्रूव कम्युनिकेशन स्किल्स। ऐसा कहा जाता है कि अपनी पर्सनल लाइफ में अगर आपको सक्सेसफुल होना है सो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बहुत ही शानदार होना चाहिए, बहुत ही अव्वल दर्जे का होना चाहिए। अब व्हेन वी टॉक अबाउट दी कम्युनिकेशन स्किल तो बच्चों को सिर्फ ऐसा लगता है कि इंग्लिश बोलना ही कम्युनिकेशन है। इंग्लिश बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन का पार्ट जरूर है। कम्युनिकेशन के 4 पार्ट्स होते हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से, आपकी लिसनिंग से, आपके रिटन एक्सप्रेशन से और आपके वर्बल कम्युनिकेशन से। इन चारों चीज़ों से रिप्रेजेंट होती है। तो अगले वीडियोस में हम वो भी कवर करेंगे कि आखिरकार कम्युनिकेशन स्किल होता क्या है, इसको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। साथ ही साथ ये आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बिल्ड करने में हेल्प करता है। जब भी आप कहीं जाते हैं, एसएसबी के लिए जा रहे होते हैं, आपसे पूछा जाता है टेल मी योर 2 स्ट्रेंथ्स एंड 2 वीकनेसेस, टेल मी योर फ्रेंड्स 2 स्ट्रेंथ्स एंड 2 वीकनेसेस। हमें पता होता है तो हम बता देते हैं, अदरवाइज बता नहीं पाते हैं। सो पर्सनल लाइफ में कॉन्फिडेंस बूस्ट करने में, कम्युनिकेशन स्किल को इम्प्रूव करने में, सेल्फ अवेयरनेस खुद के बारे में जानने में, साथ ही साथ पॉजिटिव थिंकिंग को एनकरेज करने में। यूजुअली जब आप किसी भी एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो डेफिनेट सी बात है स्ट्रगल होगा, बाधाएं आएगी, बट उस स्ट्रगल और बाधाओं के बावजूद भी क्या आप अपने आप को पॉजिटिव रख पाते हैं। और लास्ट जो है, ये सारे क्वालिटीज़ आपको हेल्प करते हैं आपकी सोशल स्किल्स को एनहांस करने में। कई बार बच्चे बहुत टैलेंटेड होते हैं पढ़ने लिखने में, बट वो दूसरे लोगों के साथ बहुत जल्दी मिक्सअप नहीं होते हैं। दूसरे लोग उनकी बात बहुत आसानी से नहीं सुनते हैं, या फिर वो अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। अगर आपने अपनी पर्सनालिटी पर काम किया तो डेफिनेटली आप जो है
अपने सोशल स्किल्स को अच्छे से बढ़ा पाएंगे, और जब सोशल स्किल्स आपके अंदर होगी तो आप एक अच्छे टीम मेंबर की तरह काम कर पाएंगे। अब बात करते हैं कि पर्सनालिटी का आपके एकेडमिक लाइफ में क्या बेनिफिट है। आप अपने आप को जब अच्छे से जानते हो तो आप एकेडमिकली कहाँ कहाँ उसका बेनिफिट ले सकते हो। सो नंबर 1 इज इम्प्रूव एकेडमिक परफॉर्मेंस। चाहे वो आपके रिटन एग्जामिनेशन की बात हो, चाहे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की बात हो, या फिर इसके अलावा आपके एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात हो, अगर आप अच्छी पर्सनालिटी है तो डेफिनेटली आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा ही होगा। सेकेंड इज डेवलप लीडरशिप स्किल्स, कि आपने अपनी पर्सनालिटी के ऊपर काम किया है तो उससे आपकी लीडरशिप स्किल डेवलप होगी। कॉलेज में, स्कूल में या फिर एसएसबी इंटरव्यू के दौरान जब भी आपको सामने अपॉर्चुनिटी देगी, आप एक लीडर की तरह से अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ में लोगे, आप इनिशिएट करोगे और आप उन चीज़ों पर आगे बढ़ना शुरू कर दोगे जिन चीज़ों को लोग अपने हाथ में लेने से कतराते हैं, डरते हैं। नेक्स्ट इज आपके टाइम मैनेजमेंट को ये एकदम सिस्टमेटिक कर देता है। यूजुअली व्हेन वी टॉक टू द स्टूडेंट्स नाउअडेज, तो एवरी स्टूडेंट इज कंप्लेनिंग कि सर मेरे पास टाइम की कमी है। तो भाई टाइम तो हर एक इंसान के पास उतना ही है। एवरी स्टूडेंट, एवरी सिटीजन ऑफ द कंट्री, एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ 24 आवर्स। तो इट्स अप टू अस कि हम उन 24 आवर्स का इस्तेमाल कैसे करते हैं। जब हम अपनी पर्सनालिटी पर काम करना शुरू करते हैं, जब हम ये जानना शुरू करते हैं कि मैं कहाँ मजबूत हूँ और कहाँ मैं कमज़ोर हूँ, तो इन सारी चीज़ों को जान करके हम अपने टाइम को बहुत बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके बाद में फिर नेक्स्ट चीज़ आती है क्रिटिकल थिंकिंग। वी सी ड्यूरिंग द एसएसबी इंटरव्यू प्रिपरेशन मैनी कैंडिडेट्स वॉट एवर कम्स इन देयर माइंड दे आर गोइंग टू स्पीक। उनको बस बोलना है, किसी को सुनना नहीं है। आपकी पर्सनैलिटी अगर अच्छी है, आप बोलने से ज़्यादा दूसरों को अगर सुनोगे तो उनकी बात को सुनने के बाद फिर आप अपनी क्रिटिकल थिंकिंग से कुछ अच्छे वैलिड पॉइंट्स दे सकते हो जो आपके सिलेक्शन के राह को आसान करते हैं। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट करने से हमें अपनी क्रिटिकल थिंकिंग को इम्प्रूव करने में भी मदद मिलती है। एंड लास्ट, ये सारी क्वालिटीज़ होने से हमारा जो कैरेक्टर होता है वो कैरेक्टर काफ़ी स्ट्रांग हो जाता है। एक मजबूत कैरेक्टर बन करके हम बाहर आते हैं। सो फ्रेंड्स, हमें काम करना है अपनी पर्सनालिटी पर। तो आखिरकार एक इंसान की पर्सनालिटी बनती कैसे है और वो पर्सनालिटी बनने में किन किन चीज़ों का अहम रोल होता है, अब आगे हम वो डिस्कस करते हैं। सो सबसे पहले बात आती है कि पर्सनालिटी में 2 चीज़ों का बड़ा रोल है, एक तो आपके नेचर का और दूसरा आपके नर्चर का। तो पहली बात तो ये कि आखिरकार नेचर क्या है, दूसरी बात नर्चर क्या है। सो कम टू द पॉइंट, सबसे पहले हम बात करते हैं नेचर की। तो नेचर आखिरकार होता क्या है दोस्तों? इस दुनिया में हमें लाने वाले हमारे पेरेंट्स हैं। तो कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स हमें हमारे पेरेंट्स के जीन्स के थ्रू, पेरेंट्स के क्रोमोसोम्स के थ्रू मिले हुए हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को हमने हमारे पेरेंट्स से इनहेरिट किया है, वो हमारे पेरेंट्स से हमें गॉड गिफ्ट मिले हैं। तो वो चीज़ें जो हमें हमारे पेरेंट्स से मिलती है वो कहीं ना कहीं हमारे नेचर को बिल्ड करने में मदद करती है। अब आखिरकार ये नेचर होता क्या है? आपने हमेशा देखा होगा, टू चिल्ड्रन का एग्जाम्पल आप ले लेते हैं। पहला चाइल्ड जो है उसके हाथ में चिप्स का एक पैकेट है, वो चिप्स खा रहा है। आपने देखा कि बच्चा चिप्स खा रहा है, चलो इसके चिप्स में से एक स्लाइस टेस्ट करते हैं। आपने उसके चिप्स में से एक स्लाइस उठाया, अपने मुंह में रखा। वो बच्चा जो है आपको उस पूरे पैकेट को ऑफर करता है कि भैया दीदी आप ये पैकेट ले लीजिए, मम्मी एक पैकेट और लाए हुए हैं, वो अंदर रखा है और मैं ले लूँगा। तो आपको लगता है वाह यार बच्चा कितना बढ़िया है, एकदम फ्रेंडली है, कितना एकदम शेयरिंग एंड केयरिंग एटीट्यूड इस बच्चे का है। वहीं पर एक बच्चा ऐसा होता है, वो चिप्स जब खा रहा होता है, उसके चिप्स के पैकेट में से अगर आपने एक स्लाइस उठा लिया तो वो तुरंत आपके सामने उस पूरे चिप्स के पैकेट को फेंक देगा, पूरा चिप्स जमीन पे फैला देगा और वो खुद भी जमीन पर लेट जाएगा। तो वो पहला बच्चा जो आपके साथ पूरा पैकेट शेयर कर रहा है और वो दूसरा बच्चा जो पैकेट को जमीन पर फेंक दे रहा है, ये दोनों ही चीजें उसके नेचर के हिस्से हैं। बस आपने जब उसके पैकेट से एक स्लाइस उठाया था तो बाहर के एनवायरनमेंट ने उसके नेचर को ट्रिगर कर दिया, और बाहर के एनवायरनमेंट ने जब उसके नेचर को ट्रिगर किया तो जैसा उसके इनहेरेंट क्वालिटीज थी वो निकल करके बाहर आ गई। इसको हम कहते हैं टेम्परामेंट। तो टेम्परामेंट जो है वो व्यक्ति एकदम काम है, कूल है, एकदम मस्त है, या फिर वो बड़ा रिएक्टिव है, छोटी छोटी बातें भी उसको हजम नहीं होती है। छोटी सी बात अगर कोई बोल देता है तो तुरंत रिस्पॉन्स देता है। हमने कई बार देखा है, आप किसी बच्चे के सिर में ऐसे टच करके जाते हो तो बच्चा आपको बोलता है चाचू
दीदी मेरे को आप क्यों मार रहे हो। और एक ऐसा होता है जिसके आपने सिर पे टच किया, तो वो जब तक आपको टच नहीं कर देगा, जब तक आपको वो वापस उसी स्टाइल में मार नहीं देगा, तब तक वो शांत नहीं बैठेगा। तो ये टेम्परामेंट जो है नेचर का पार्ट होता है। इसके बाद सेकंड चीज आती है आपके इंटेलिजेंस का पोटेंशियल। हम लोग देखते हैं कई बार छोटे छोटे बच्चे, उन्होंने स्कूल जाना भी स्टार्ट नहीं किया है, बट वो समझदारी भरी बातें करते हैं, उनके अंदर इंटेलिजेंस का पोटेंशियल काफ़ी होता है। सो समहाउ ऐसा माना जाता है कि हमारे इंटेलिजेंस में हमारे नेचर का बड़ा रोल है, हमारे पेरेंटिंग जो हमको ट्रांसफ़र हुई है, जीन्स जो ट्रांसफ़र हुई उनका बड़ा रोल होता है। नेक्स्ट चीज़ होती है कि आप इंट्रोवर्जन है या फिर एक्सट्रोवर्जन। आप एकदम चुप ही रहते हैं, एकदम गुमसुम ही रहते हैं, कि आप खुल के बातचीत करते हैं, आप चीज़ों के अंदर, आप एक्टिविटीज़ के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं, ये आपको जो है आपके नेचर से ही मिलता है। और उसके बाद लास्ट चीज़ें आती है कुछ मेंटल हेल्थ वाली बातें जो होती है, वो भी कहीं ना कहीं क्रोमोसोमल डिपेंडेंसी रखती है। तो हमारा नेचर जो है हमें हमारे पेरेंट्स से मिला है। जब हम हमारे नेचर को ठीक से जान लेते हैं, जब हम हमारे नेचर को ठीक से समझ लेते हैं, तो उसके बाद हमारे नेचर की कुछ क्वालिटीज़ को हम इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि इंसान अपने आप को पूरी तरह से बदल लेता है जब उसने तय कर लिया हो कि हाँ मेरे नेचर में ये नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं, इनसे मुझे बाहर आना पड़ेगा। अदरवाइज कई बार लोग समझने का नाम नहीं लेते हैं, वो कहते हैं जैसा है वैसा है, इसको कोई बदला नहीं जा सकता। अब हम बात करते हैं नर्चर की। तो नर्चर में क्या आता है दोस्तों? नर्चर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो ट्रेड्स एंड बिहेवियर्स वी डेवलप थ्रू लाइफ एक्सपीरियंसेस। लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जो ट्रेड्स या फिर जो बिहेवियर हम डेवलप करते हैं, जब हम घरों में अपने लोगों को आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं, बातचीत करते हुए देखते हैं, आपने देखा होगा जिस घर में बड़े अपने से बड़ों को प्रणाम करके निकल रहे हैं, वहाँ छोटों की अपने आप आदत हो जाती है बड़ों को प्रणाम करने की। तो सबसे पहली चीज़ तो लाइफ एक्सपीरियंसेस से जो बंदा सीखता है, साथ ही साथ उसकी लर्निंग उसके सराउंडिंग से जो होती है, ये सारी चीज़ें उस व्यक्ति का, उस बंदे का नर्चर करती है, उस बंदे की पर्सनालिटी को डेवलप करती है। इसीलिए कहा जाता है कि वी आर द रिफ्लेक्शन ऑफ आवर सराउंडिंग्स, वी आर द रेप्लिका ऑफ आवर फ्रेंड सर्कल्स। क्यों? क्योंकि हम जिस फ्रेंड सर्कल में रहते हैं, जैसे लोगों से हमारी बातचीत होती है, हम उन्हीं लोगों की बातचीत के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं, अपने बिहेवियर बिल्कुल वैसे ही कर लेते हैं। अब बात आती है कि इस नर्चर को बनाने में किन चीज़ों का बड़ा रोल है। तो सबसे पहली चीज़ आती है पेरेंटिंग स्टाइल, कि हमारी पेरेंटिंग आखिरकार कैसी हुई है। अगर आपने देखा होगा पेरेंट्स बड़े फ्रेंडली हैं, उन्होंने बच्चों को हर चीज़ एक्सप्लोर कराई है, उन्होंने बच्चों को हर चीज़ के फ़ायदे नुकसान गिनाए हैं, उन्होंने बच्चों को हर चीज़ करते समय अगर किसी चीज़ को करने को उन्होंने मोटिवेट भी किया, एनकरेज भी किया, तो उसके फ़ायदे बता करके किया है। अगर उन्होंने बच्चों को किसी काम को करने से रोका है तो भी बताया कि ये काम करना क्यों सही नहीं है। सो हमारे नर्चरिंग में पेरेंटिंग स्टाइल का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आपने देखा होगा कुछ घरों में पेरेंट्स की आपस में बनती नहीं है, पेरेंट्स आपस में खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें बच्चों के कैरेक्टर में भी रिफ्लेक्ट होती हैं। सेकंड चीज़ आती है कल्चर एंड रिलीजन। हम जिस कल्चर के अंदर बड़े हुए हैं, जिस तरह से अपने घरों में त्योहारों को सेलिब्रेट किया है, जिस तरह से हमने सोसाइटी में चीज़ों को देखते करते हम लोग बड़े हुए हैं, जिस रिलीजन को हमने फॉलो किया है, वो भी हमारी नर्चरिंग में काफ़ी रोल प्ले करता है। नेक्स्ट आती है हमारा एजुकेशन किस टाइप के इंस्टीट्यूशन में हुआ है, जिस इंस्टीट्यूट के अंदर हमारा एजुकेशन हुआ है उस इंस्टीट्यूट के अंदर किन वैल्यूज़ को फॉलो किया जाता था, कौन सी बातें पढ़ाई के अलावा उन इंस्टीट्यूट्स को एक अलग बनाती थी, वो बड़ी चीज़ें जो है हमारे स्वभाव का हिस्सा बन जाती है। और वहीं पर एक बात और आती है, वो आती है हमारा पीयर इन्फ्लुएंस। हमारे जो फ्रेंड सर्कल है, हमारा पीयर ग्रुप है, उसने हमको कितना डोमिनेट करके रखा है, या फिर हमने पीयर ग्रुप इतना अच्छा सेलेक्ट किया था, इतने अच्छे लोग हमने सेलेक्ट किए थे जो हमेशा हमें पॉजिटिविटी की तरफ, ऑप्टिमिज्म की तरफ मोटिवेट करते थे, आगे बढ़ाते थे। तो दोस्तों एक और इसमें बड़ा पार्ट है लाइफ एक्सपीरियंसेस का, कि अगर जीवन में हमको सक्सेस मिली तो हमने उस सक्सेस को किस तरह से हैंडल किया, अगर कोई ट्रॉमा हमें हुआ, कोई फेल्योर हुआ, तो उस फेल्योर को हमने किस तरह से हैंडल किया, और साथ ही साथ हमें किस तरह के मेंटोर्स मिले, हमारे मेंटोर्स ने हमको सही डायरेक्शन में गाइड किया या फिर नहीं किया, ये सारी चीज़ें भी हमारे नर्चर के अंदर आती है। तो एक व्यक्ति जो है इन दोनों चीज़ों से मिलकर के बना है, पहला उसका नेचर, दूसरा उसका नर्चर। अब हम बात करते हैं आगे कि सर इसके आगे क्या चीज़ है, कोई भी पर्सनालिटी है तो उस पर्सनालिटी के बेसिक ट्रेड्स क्या हैं।
उस पर्सनालिटी की क्या क्या खासियत होती है, उस पर्सनालिटी के अंदर 3-4 चीज़ें ऐसी मेन हमको पता चल जाए तो हम उन पे काम करना शुरू कर दें। तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि एक स्टूडेंट जो है, वो एक बंदा जो, एक व्यक्ति जो, एक पर्सन जो है, एक इंडिविजुअल जो है, उसके अंदर एक ओशियन रहता है। इसको ओशियन मॉडल भी कहा जाता है, इसी को हम बिग 5 भी कहते हैं। तो ये जो OCEAN है, O स्टैंड फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस, C स्टैंड फॉर कॉन्साइंटियसनेस, E स्टैंड फॉर एक्स्ट्रावर्जन, A फॉर एग्रीएबलनेस और N फॉर न्यूरोटिसिज्म। इन 5 चीज़ों का अगर हमारी लाइफ के अंदर एक बढ़िया प्रॉपर बैलेंस है तो फिर हमसे अच्छा इंसान इस दुनिया में कोई नहीं है। तो आइए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले O फॉर ओपननेस टू एक्सपीरियंस। तो यूजुअली ऐसा है कि हम जैसे घर में बड़े हुए हैं, कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारे काम हम नहीं कर पाते हैं। उसमें वजह होती है कि चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होती है। तो देखा जाता है कि क्या ये बंदा क्रिएटिव है, जब इसको मौका मिलता है तो ये क्रिएटिविटी के अंदर पार्टिसिपेट करने में इंटरेस्ट लेता है। क्या ये बंदा क्यूरियस है, चीज़ों को जानने के अंदर इसका रुचि है, नई चीज़ जानने में इंटरेस्ट लेता है। क्या ये बंदा कुछ जो दिखता है उसके अलावा भी थोड़ा बहुत सोच पाता है, इमेजिनेशन इसके अंदर है। अगर आपके अंदर क्रिएटिविटी है नए काम करने की, नई सोच की, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी है अच्छी चीज़ें जानने की, अच्छा लिटरेचर पढ़ने की, अगर आपके अंदर इमेजिनेशन है कि भाई मैं एक थोड़ा छोटे मोटे इंसिडेंट को देख करके मैं उस इंसिडेंट को थोड़ा सा बड़ा कर सकता हूँ, देन डेफिनेटली आपके अंदर ओपननेस है। आपका ओशियन का O वाला पार्ट एकदम सही है। सेकेंड चीज आती है आपका कॉन्साइंटियसनेस। कॉन्साइंटियसनेस को आप अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पार्ट से जोड़ सकते हो। आज की तारीख में यहीं पर सबसे गड़बड़ होता है और इसी को SSB इंटरव्यू का फैक्टर 2 भी कहा जाता है। फैक्टर 2 यानी कि आपका सोशल एडजस्टमेंट वाला पार्ट। तो दोस्तों यहाँ पर कॉन्साइंटियसनेस के अंदर देखा जाता है सबसे पहले डिसिप्लिन, किस बंदे की लाइफ में डिसिप्लिन है या फिर नहीं है, ये अपने रूटीन को प्रॉपर सेट करके रखता है या फिर नहीं रखता है, अपना एम जो इसने सेट किया है उस एम को अचीव करने के लिए क्या इसके पास प्रॉपर प्लानिंग है या फिर नहीं है। सेकेंड चीज आती है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम जो है 3 लोगों के रूप में अपनी पूरी जिंदगी जीते हैं। हम किसी के चाइल्ड हैं, हम किसी के स्टूडेंट हैं और हम इस देश के नागरिक हैं। तो एज ए चाइल्ड, एज ए स्टूडेंट और एज ए सिटीजन, इन तीनों कैपेसिटी में हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, हमारी कुछ ड्यूटीज होती है। दूसरों को याद दिलाए बिना, जब दूसरा हमें उस काम के लिए ना टोके, उसके बावजूद भी हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज कितने अच्छे से निभाते हैं, ये हमारा पार्ट 2 आ जाता है, दैट इज कॉल्ड कॉन्साइंटियसनेस, रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पार्ट। और इसी में आता है ऑर्गेनाइजेशन, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपना रूम बढ़िया वेल ऑर्गेनाइज करके रखा हुआ है, एक ऐसा पर्सन जिसने 24 आवर्स को प्रॉपरली यूटिलाइज करने के लिए पूरा फ्रेमवर्क बना रखा है, एक ऐसा व्यक्ति जिसको खेलने में भी रुचि आती है और जो टीम के साथ अच्छे से परफॉर्म कर सकता है, यानी कि उसका ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। तो इसके बाद में थर्ड क्वालिटी आती है आपकी एक्स्ट्रावर्जन, कि सर आखिरकार एक्स्ट्रावर्जन है क्या। तो दोस्तों एक्स्ट्रावर्जन यानी कि आप लोगों से मिक्सअप होने में कितना टाइम लेते हो। सोसाइटी में अगर कोई अच्छा काम हो रहा है, सपोज कीजिए गणेश जी बैठे हैं, नवरात्रि की झांकी बनी हुई है, या फिर हमारी सोसाइटी में कोई सामूहिक भोजन ही हो रहा है, क्या आप वहाँ जाकर के इन्वॉल्व होते हो, आप वहाँ जाकर के चीज़ों के अंदर रुचि लेते हो, इंटरेस्ट लेते हो। आप कितने असर्टिव हो जब कई बार कुछ चीज़ों के डिस्कशंस हो रहे होते हैं, जब कोई सामूहिक तौर पर कोई निर्णय लिया जा रहा है, या फिर आपको अकेले कोई किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए बोला जा रहा है और आपको लगता है कि जो बोला जा रहा है वो सही नहीं है, उसके रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, जो डिजायर्ड रिजल्ट है वो शायद हम अचीव नहीं कर पाएंगे। तो जैसे आपको पता चलता है तो क्या आप तुरंत बताते हो, क्योंकि ऑफेंसिव होने में और असर्टिव होने में डिफरेंस है। ऑफेंसिव होना यानी कि आप किसी की सुनते नहीं हो, आप आक्रामक हो गए हो, आप चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हो, जबकि असर्टिव होने का मतलब होता है कि सही टाइम पर सही बात बोल देना, ताकि कम से कम नेगेटिव रिजल्ट से बचा जा सके, पॉजिटिव आए ना आए वो अलग बात है। एंड उसके बाद है एनर्जी, की आप किस लेवल पर एनर्जी मेंटेन करके रखते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपको ग्रुप के साथ काम करना है, आपको किसी इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइजेशन के साथ में काम करना है। तो जब ग्रुप और ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हमें काम करना है तो भाई एनर्जी का लेवल जो है हमें सुबह से शाम तक मेंटेन तो करना पड़ेगा। वो एनर्जी हमारे फेशियल एक्सप्रेशन के थ्रू भी शो होना चाहिए, और साथ ही साथ जो सेंटेंसेस हम बोलते हैं, जो वर्बल कम्युनिकेशन हमारा होता है, उस कम्युनिकेशन में भी वो एनर्जी सामने दिखना चाहिए।
तो फिर आपके अंदर जो है एक्स्ट्रावर्जन का मामला एकदम उस लेवल पर है जिस लेवल पर जरूरी होता है। नेक्स्ट होता है दोस्तों एग्रीएबलनेस, कि भाई आज की तारीख में हम अकेले तो पूरा काम कर नहीं सकते, बहुत सारी चीजें हमें ग्रुप में करना है। तो क्या आप अपने लोगों के प्रति काइंड हो? जो लोग आपके लिए काम करने वाले हैं, क्या आप उनकी चिंता करते हो? अगर आपने उनकी चिंता की है तो स्वाभाविक सी बात है कि वो आपको हेल्प भी करेंगे, आपके बारे में सोचेंगे भी। बट अगर आपने सिर्फ उनको अपना सबऑर्डिनेट्स मान लिया है, आपने ऐसा मान लिया है कि ये तो बने ही काम करने के लिए है, तो फिर बड़ी दिक्कत है। सो काइंडनेस हमारे अंदर होना चाहिए। काइंडनेस के साथ साथ ट्रस्ट, कि जो लोग हमारी टीम में काम कर रहे हैं हम उन लोगों पर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रस्ट नहीं कर सकते। उनमें ट्रस्ट किए बिना आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है। सपोज आप क्रिकेट के प्लेयर हैं, आपको एक स्पिनर चाहिए, आपने अपने स्पिनर को स्पिन बॉल डालने के लिए ओवर तो दे दिया है, बट जैसे ही पहली बॉल में उस पर 6 लग जाता है, पड़ जाता है, तो आप बड़ा एकदम इरिटेट हो जाते हैं। आप उसके नेक्स्ट 5 बॉल्स पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो ओवर कैसे कंप्लीट करेगा? वो आपका टीम एक्टिविटी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। सो ट्रस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अलॉन्ग विद द ट्रस्ट द नेक्स्ट थिंग इज कोऑपरेशन, कि भाई आप ट्रस्ट तो करो ही करो, बट साथ ही साथ उसका क्या भी करो, उसको कोऑपरेट भी करो। विदाउट कोऑपरेशन तो बड़ा प्रॉब्लम है। आप अगर किसी के सिर्फ ट्रस्ट कर रहे हो पर कोऑपरेट नहीं कर रहे हो, उसने बढ़िया सी बॉल डाली थी, आपके पास कैच आया, आप कैच नहीं ले पाए, यानी आप कोऑपरेट नहीं कर पाए। आपको कोऑपरेट करना है और वो कोऑपरेशन भी जो है बिना दबाव के करना पड़ेगा, तब जाकर के आपके अंदर जो है ये एग्रीएबलनेस वाला पार्ट एकदम कंप्लीट उस मैनर में आपके अंदर होगा जिस मैनर में आप रिजल्ट चाहते हैं। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट दैट इज न्यूरोटिसिज्म, कि भाई हर आदमी के अंदर उसके इमोशंस हैं, उसकी भावनाएं हैं। तो आप जीवन में हमेशा सक्सेसफुल होते जाएं ऐसा ज़रूरी नहीं है। सक्सेस के रास्ते में फेलियर्स भी आते हैं। तो आप कितनी इमोशनली स्टेबल हैं? कई बार व्यक्ति जो है अपने पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ सेटबैक्स झेलता है, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर कुछ नुकसान होते हैं। उन नुकसानों के दौरान आप कितने इमोशनली स्टेबल रहते हैं, या फिर आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं? तो अगर आप इमोशनली स्टेबल हैं इसका मतलब आप सही इंसान हैं। एंड लास्ट इसी का पार्ट है मूडीनेस, कि कुछ लोग जो है काम सिर्फ तब करते हैं जब उनका मूड होता है। तो अगर आप मूड के हिसाब से काम करोगे तो काम बनने वाला नहीं है। आपको अगर अपना लक्ष्य हासिल करना है, आपको अगर अपना टारगेट अचीव करना है, तो फिर आप मूडीनेस के हिसाब से काम नहीं कर सकते। आपको काम तब भी करना पड़ेगा जब आपका मूड हो या फिर आपका मूड ना हो। तो दिस इज द बिग 5, दिस इज द ओशन ऑफ आवर पर्सनैलिटी, जिसमें आप ओपननेस टू क्रिएटिविटी देखते हो, उसके अंदर आप कंसाइंटियसनेस देखते हो, उसके अंदर आप एक्स्ट्रावर्जन देखते हो, उसके अंदर आप एग्रीबलनेस देखते हो, और लास्ट में आप देखते हो न्यूरोटिसिज्म। अब इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों, तो फिर बात आती है माइंडसेट की। किसकी बात आती है? माइंडसेट की। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स को आप सुनोगे, आपको हर जगह सुनने को मिलेगा भाई सारा खेल ही माइंडसेट का है। जब सारा खेल ही माइंडसेट का है तो फिर भाई इस माइंडसेट को क्यों ना समझ लिया जाए कि आखिरकार माइंडसेट चीज होती क्या है और एक ग्रोथ माइंडसेट किस तरह से बनाया जा सकता है। तो दोस्तों माइंडसेट क्या है? माइंडसेट जो है सेट ऑफ बिलीफ्स है, हमारे मान्यताओं का एक सेट है, सेट ऑफ बिलीफ्स एंड एटीट्यूड। और हमारा एटीट्यूड, हमारी बिलीफ्स और हमारा एटीट्यूड दैट शेप्स हाउ वी इंटरप्रिटेट चैलेंजेस। हम चैलेंजेस को किस तरह से इंटरप्रिटेट करते हैं, हम फेलियर को किस तरह से हैंडल करते हैं, हम सक्सेस को कितना एंजॉय करते हैं, और इन सारी चीज़ों से क्या क्या सीखते हैं। दिस इज आवर माइंडसेट। माइंडसेट का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि भाई सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, वो ऑप्टिमिज्म के अंदर शामिल हो गया। माइंडसेट का मतलब है हमारा एटीट्यूड और हमारी बिलीफ्स, जो हमें तैयार करती है, जो हमें हैंडल करना सिखाती है फेलियर्स को, सक्सेस को, लर्निंग को, और साथ ही साथ लाइफ में आने वाले चैलेंजेस को। तो बेसिकली माइंडसेट जो है उनको 2 टाइप्स में हम डिवाइड कर सकते हैं। एक माइंडसेट होता है दोस्तों फिक्स्ड माइंडसेट, और दूसरा माइंडसेट होता है ग्रोथ माइंडसेट। तो ये फिक्स्ड माइंडसेट क्या है और ग्रोथ माइंडसेट क्या है? फिक्स्ड माइंडसेट का मतलब आपने ये कसम खा ली है कि आप आगे बढ़ने वाले नहीं हो। आपने तय कर लिया है कि आपकी कैपेबिलिटीज जो है वो फिक्स है, आप अपनी कैपेबिलिटीज को नहीं बढ़ा सकते। तो हम देखते हैं कि भाई माइंडसेट जिसका फिक्स होता है उसकी क्या सोच होती है। तो फिक्स माइंडसेट वाला बंदा हमेशा सोचता है एबिलिटीज आर फिक्स्ड, जो हमारी एबिलिटीज है वो फिक्स है। आई एम आइदर गुड और नॉट, या तो मैं अच्छा हूं या फिर नहीं हूं।
ठीक है। ऐसे लोगों के रिएक्शंस क्या होते हैं? जिनका फिक्स माइंडसेट होता है वो लोग क्या करते हैं, वो लोग चैलेंजेस को अवॉइड करते हैं। जब उनकी लाइफ में चैलेंजेस आते हैं तो वो उनसे दूर भागते हैं, उनको अवॉइड करते हैं। वो लोग फेलियर के से बहुत ज़्यादा डरते हैं। उनको ऐसा लगता है अगर फेल हो गया तो क्या होगा, और वो लोग बहुत आसानी से गिव अप कर देते हैं। तो आपको अपना माइंडसेट जो है फिक्स नहीं रखना है। आपको किस माइंडसेट पर शिफ्ट होना है? आपको ग्रोथ माइंडसेट पर शिफ्ट होना है। तो आपको ग्रोथ माइंडसेट पर शिफ्ट होने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपके सोच को बदलना पड़ेगा, पहले आपके थॉट्स को बदलना पड़ेगा। तो किस तरह के थॉट्स लेकर के आने पड़ेंगे? आपको थॉट्स लेकर के आने पड़ेंगे एबिलिटीज कैन ग्रो विद एफर्ट, है ना। प्रयासों के साथ एबिलिटीज को बढ़ाया जा सकता है। अगर हम एफर्ट्स लगाएं तो डेफिनेटली हमारी एबिलिटीज बढ़ जाएगी। आज हो सकता है हमें कम्युनिकेशन के अंदर प्रॉब्लम हो, बट इफ यू विल ट्राई रेगुलरली देन डेफिनेटली वी विल बी एबल टू स्पीक इन अ गुड मैनर। सेकंड इज आई कैन लर्न एनीथिंग। बंदे को सोचना पड़ेगा कि मैं कुछ भी सीख सकता हूं। आई कैन लर्न एनीथिंग, वॉट एवर आई वांट आई कैन लर्न। इस तरह के लोगों के रिएक्शंस क्या होते हैं? इस तरह के लोग चैलेंजेस को एम्ब्रेस करते हैं, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते हैं कि चलो ये चैलेंज आया, इससे निपटते हैं। इस तरह के लोग क्रिटिसिज्म से सीखते हैं। वो लोग क्रिटिसिज्म को रिएक्ट नहीं करते। जब कोई उनको फीडबैक दे रहा होता है तो ओवर रिएक्ट नहीं करते, वो सीखते हैं कि चलो भाई कहाँ गलती हुई, कोई बताने वाला तो कम से कम मिला। और लास्टली ये लोग क्या करते हैं? ये लोग हमेशा ट्राई करते रहते हैं, ये कभी रुकते नहीं हैं। दीज पीपल आर कीप ट्राइंग, ठीक है। तो इन लोगों के क्या एग्जाम्पल्स हैं? आई कैन इंप्रूव इफ आई प्रैक्टिस। जिसका ग्रोथ माइंडसेट है वो हमेशा सोचता है कि अगर मैं प्रैक्टिस करूं तो मैं इंप्रूव कर सकता हूं। अगर मैं फेल भी हो जाऊंगा तो मैं इससे कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगा। लर्निंग इज अ पार्ट ऑफ फेलियर, इज द लर्निंग ऑफ फेलियर, इज द पार्ट ऑफ लर्निंग। कि जो फेलियर है वो किसका हिस्सा है? सीखने का हिस्सा है। वैसे भी कहा जाता है कि जो फेलियर होता है वो सक्सेस का अपोजिट नहीं होता है। जो फेलियर होता है वो सिर्फ एक स्टेट होती है, एक अवस्था होती है, जिसका मतलब होता है कि रिजल्ट उस एक्सपेक्टेशन को मैच नहीं कर रहा है जो एक्सपेक्टेशन आप कर रहे थे। तो आई होप दोस्तों कि आपको पर्सनालिटी का मतलब पता चला होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग पर्सनालिटी के क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें सीखेंगे। सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। डेफिनेटली हम लोग काफ़ी लर्न करेंगे एंड हमारा रिकमेंडेशन सुनिश्चित है।